वेलकम टू MDM क्लासेस। और एक थोड़ा सेटबैक हो गया था कल हमारे साथ। ये कल आने वाला था पर ये अभी आ रहा है क्योंकि हमारा जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसे बिना समझे हमने काम कर लिया था। तो 3 लर्निंग्स हैं कल से अभी तक। पहला कि कुछ भी अपलोड करने से पहले एक बार वीडियो खुद देख लेनी चाहिए कि कैसी दिख रही है। और दूसरा कि थोड़ा करो पर अच्छे से करो। मैं बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेच कर रहे हैं, हम जल्दी वीडियो बनाने के लिए, जल्दी डालने के लिए, सीए के उस पर हम जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो इसे जल्दी से ख़त्म करने के लिए हमें बहुत जल्दी हम ले रहे हैं। सारा डिटेल्ड है ऑफ कोर्स, लेकिन हम जल्दी कर रहे हैं इसमें। तो वो नहीं करके शांति से करते हैं, अच्छे से करते हैं ना। डबल टाइम जाता है, उससे कोई पॉइंट नहीं है। शांति से करते हैं, अच्छे से करते हैं। और तीसरा जो लर्निंग था, जब इस वीडियो को हमने वापस देखा, पुराने वाले वीडियो को, वो 30-40 मिनट्स कुछ का वीडियो था, तो उसमें हमने देखा कि इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। हमने उसमें पहले रीड करा था कॉन्सेप्ट को, फिर एक्सप्लेन करा था, फिर एक बार समरी में रीड और किया था, और एक बार और फिर पॉइंटर्स रिवाइज करे थे। उसकी ज़रूरत नहीं है। नया फॉर्मेट ये रखते हैं कि मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ एक बार सारी चीज़ों को, फिर हम एक बार रीड करते हैं थ्योरी को, फिर हम पॉइंटर्स को एक बार रीड कर लेंगे, तो हमें तीनों से समझ में आ जाएंगी। पहले अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर जिससे अंडरस्टैंड करा है वो हो गया, और फिर जो एग्ज़ाम में लिखना है वो हो जाएगा, एंड देन विल बी डन। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ के लिए है, और लास्ट वाला जो पार्ट है पॉइंटर्स, वो एग्ज़ाम के लिए। दोनों चीज़ें साथ में जानी चाहिए। जो सिर्फ सीए के लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ आप पहले अंडरस्टैंडिंग को छोड़ के आप, फिर आप टेक्निकल लैंग्वेज अगर आपको नहीं चाहिए तो आप छोड़ के आगे जा सकते हैं। ओके, लेट्स गो ऑन विद द वीडियो। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस में, सॉरी, बिजनेस इकोनॉमिक्स में बैंकिंग एंड फाइनेंस के बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमने देखा था कि जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही हमारे टोटल इकोनॉमी को रेगुलेट करता है, फाइनेंशियल मॉडल को। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 में पब्लिक फाइनेंस पढ़ने वाले हैं। तो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट जो होती हैं, उसे पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, और सारे इनकम और एक्सपेंडिचर का जो प्रोसेस रहता है गवर्नमेंट का, उसके अराउंड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे टोटली क्यूमुलेटिवली पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, डेफिसिट्स, बोरोइंग्स। जो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट का टैक्सेशन होता है, गवर्नमेंट की डेफिसिट्स होती हैं। डेफिसिट मतलब अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आपने 110 रुपये खर्च करे, तो जो 10 रुपये वो आपका डेफिसिट है। ठीक है, तो टैक्सेशन, डेफिसिट, बोरोइंग्स, उन सब की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। अब गवर्नमेंट पैसे कहाँ से रेज करती है? थ्रू इट्स एक्टिविटीज़ टू मीट इट्स एवर राइजिंग एक्सपेंडिचर, उस स्टडी को पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। पब्लिक फाइनेंस वो ब्रांच है जिसमें अपन नेचर और प्रिंसिपल्स देखते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के, किसकी? पब्लिक अथॉरिटीज़ के। अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं, रेलवे होती है, डिफेंस होती है, उन सब का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अपन देखते हैं, उसे पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो पब्लिक फाइनेंस होता है वो एक आर्ट तो है ही, क्योंकि वन ऑफ इट्स काइंड होता है। हर गवर्नमेंट का अलग होता है, हर एरिया का अलग होता है, हर सब सेक्शन का अलग होता है, हर गवर्नमेंट के सब पार्ट का पब्लिक फाइनेंस का तरीका अलग होता है। और एक साइंस तो होता है, लेकिन एक आर्ट होने के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ट है, उसमें साइंस भी है। वो कैलकुलेटेड होता है, उसमें कॉज एंड इफेक्ट होता है। ये करने से वो हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, ऐसा भी होता है। उसके बाद वो पॉजिटिव होता है और नॉर्मेटिव होता है। पॉजिटिव साइंस का क्या मतलब होता है? फ्यूचर की तरफ देखने के लिए होता है, बेटरमेंट के लिए होता है। लेकिन नॉर्मेटिव होता है, नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जो डिराइव्ड होता है फ्रॉम स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स, स्पेशली ऑफ बिहेवियर, मतलब जो एक्सपीरियंस से सीखा गया है और उस एक्सपीरियंस को अप्लाई करके जो चीज़ करी जाती है उसे नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। तो पॉजिटिव तो होता है, मतलब फ्यूचरिस्टिक होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन साथ साथ नॉर्मेटिव भी होता है। गलतियों को रिपीट नहीं किया, दूसरी गलतियों को सीख के, जो एक्सपीरियंस है उसे सीख के उसे अप्लाई किया जाता है। फिर पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है? उन सारी मेथड्स को जहाँ जहाँ से अपने पास पैसा आएगा उसे पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। अलग अलग प्रिंसिपल्स, इसमें अपन अलग अलग सोर्सेज ऑफ रेजिंग रेवेन्यू और प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन और उसके प्रॉब्लम्स को अपन देखते हैं। 2 मेन सोर्सेज होते हैं पब्लिक रेवेन्यू के, एक तो टैक्स इनकम होता है और एक नॉन टैक्स इनकम होता है। टैक्स इनकम क्या होता है? इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉन टैक्स इनकम में क्या क्या आती है? पेनल्टी आती है, फीस आती है, इंटरेस्ट आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, याडा याडा याडा। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसे क्यूमुलेटिवली पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में अपन प्रिंसिपल्स और प्रॉब्लम्स, जितनी भी पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है उन सबको देखते हैं, जिसमें करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना आपने इन्वेस्ट करा उतनी बेनिफिट लोगों को मिले, इसका कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव्स का स्टडी करा जाता है और क्लासिफिकेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर किस कैटेगरीज में क्लासीफाई करा जाएगा वो स्टडी किया जाता है। इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो है अलग अलग सेक्टर्स में वो देखे जाते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर। फिर पब्लिक डेट, पब्लिक डेट क्या होती है? दिस इज द स्टडी ऑफ पब्लिक, इसमें क्या क्या होता है, अलग अलग सोर्सेज जहाँ से पैसा, डेट का मतलब क्या होता है, बोरोइंग्स, लोन जो आपने लिया, तो अलग अलग सोर्सेज जहाँ जहाँ से आप पैसे उधार ले सकते हो, लोन ले सकते हो, बोरोइंग्स ले सकते हो, उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो मिलेगा, और उससे क्या वर्किंग कैपिटल की आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी और क्या आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा। पूरे के बर्डन ऑफ पब्लिक डेट कॉस्ट के जो टोटल स्टडी है जो गवर्नमेंट करती है उसे कहते हैं पब्लिक डेट। फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो गवर्नमेंट ने प्लान्स बना लिए, बजट बना लिए और उसके लिए एलोकेशन कर दिया, लेकिन अब उसे काम कौन करेगा, वो होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है अब एक्टिविटीज़ को करने के लिए, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है गवर्नमेंट की वो, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस क्या क्या है पब्लिक फाइनेंस का, स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी इन प्राइस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बैलेंस डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये सब है सिग्निफिकेंस। इन सब की वजह से मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है पब्लिक फाइनेंस की वजह से, स्टेबिलिटी होती है प्राइस में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से रहता है, एलोकेशन आप किसी एक रिसोर्स को कर सकते हो, बैलेंस डेवलपमेंट, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेवलपमेंट नहीं होता है, बैलेंस डेवलपमेंट होता है, और एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है। उसके बाद जो टैक्स है वो इनवॉलेंट्री होता है लेकिन कंपलसरी होता है, मतलब खुद से कोई टैक्स नहीं देता है, वॉलेंट्रीली कुछ टैक्स नहीं देता है, वो इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन फिर भी कंपलसरी लेवी होता है। गवर्नमेंट ने मैंडेट किया अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो आप पे फाइन लगेगा, आपको पिनलाइज किया जाएगा, इसलिए वो कंपलसरी लेवी है, जिससे कि गवर्नमेंट अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सके। सारी गवर्नमेंट जितने खर्च करती है उसके उसको पैसे चाहिए, तो वो किससे लाती है, टैक्स से लाती है। टैक्स कैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है? फॉर प्रोवाइडिंग सोशल बेनिफिट्स, दूसरों को सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बनाने हैं, गवर्नमेंट स्कूल बनाने हैं, रोड बनानी है, करप्शन करना है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का लोन माफ़ करना है, लोगों के पैसे को अपने प्रमोशन के लिए यूज़ करना है, G20 में अपने पार्टी का लोगो यूज़ कर लेना है, इस तरह की चीज़ें करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती रहती है। नॉट डायरेक्ट लाइबल प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक बेनिफिट। फिर ये हो गई टैक्स। फिर फीस क्या होती है? फीस एक कंपलसरी पेमेंट है विच इज़ मेड बाय अ पर्सन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम टैक्स। ये कंपलसरी, ये भी कंपलसरी पेमेंट ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप फीस पे करते हो तो एक डायरेक्ट बेनिफिट आपको 1-to-1 बेसिस पे मिलता है। मतलब मैंने फीस पे करी तो मेरे को लाइसेंस मिलेगा, मैंने ऑफिसर को पैसे खिलाए तो मेरे को लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। फिर ऑलमोस्ट हर कंट्री टैक्सेस लेवी करती है एट द लार्जेस्ट सोर्स, लेवीज टैक्सेस एज द लार्जेस्ट सोर्स टू मीट इट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर। अभी डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? वो टैक्सेस जो डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को, ये शिफ्ट नहीं होते एक टैक्स पेयर से दूसरे टैक्स पेयर में, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में, इनकम टैक्स अथॉरिटी और टैक्स पेयर के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है, 1-to-1 कॉन्टैक्ट। अभी डायरेक्ट टैक्सेस में अलग अलग रेट ऑफ टैक्स रहता है, तो रेट ऑफ टैक्स प्रोग्रेसिव, जब प्रोग्रेसिव टैक्स रहता है तो जितनी आपकी इनकम बढ़ती है, जितना आपके पैसे बढ़ते हैं, जितना आपका लेवल, जितना आपका वेल्थ बढ़ता है, उतना आपका इनकम बढ़ता है। इसमें एक चीज़ लिखी है, द अमाउंट ऑफ इनकम और एनी अदर टैक्स बेस। हमेशा कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम पे टैक्स नहीं लगाया जाता, कभी कभी टर्नओवर पे टैक्स लगा दिया जाता है, कभी कभी क्रॉस रिसीट पे टैक्स लगा दिया जाता है ना। जितना भी आपने जितने पैसे आपको मिले उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। 2 मिनट उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है, तो जितना आपका टैक्स बढ़ेगा जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना आपका टैक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर प्रोपोर्शनल टैक्स कौन सा होता है? जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी या कम होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्स विल रिमेन द सेम। उसके बाद रेग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रेग्रेसिव टैक्स वो होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स कम होगा। ये बहुत कम कंट्रीज में देखा जाता है और इसकी वजह से जो गैप है रिच का और पुअर का बढ़ता जाता है, ठीक है। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अप्लाइड ऑन प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर एग्जांपल GST, बर्डन इसका शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम 1% टू अनदर। अब इसमें दो टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में, स्पेसिफिक टैक्स होता है और एक एड वैलोरम टैक्स होता है। नाम पे मत जाओ, बहुत सिंपल है। स्पेसिफिक टैक्स कौन सा टैक्स होता है? जो यूनिट्स पे लगता है। जैसे मैंने 20 यूनिट खरीदे तो 20 यूनिट पे टैक्स लगेगा। और एड वैलोरम टैक्स जो होता है वो वैल्यू पे लगता है। मैंने 20 यूनिट 100 रुपये खरीदे तो 100 रुपये पे टैक्स लगेगा, यहाँ पे 20 यूनिट पे टैक्स लगेगा, ठीक है। ऑन द बेस, किस बेसिस पे टैक्स लगेगा? तो यहाँ यूनिट्स के बेसिस पे लगेगा और यहाँ पे वैल्यू के बेसिस पे लगेगा एड वैलोरम में।
अभी टैक्सेशन क्यों लगाया जाता है? टैक्सेशन अपने हेल्प करता है टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, रिड्यूस इनकम इनक्वालिटीज़, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स प्रॉपरली, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों में अपने को काम करता है। अब जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है उन सब को इन टोटल लेके जो बनता है उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिससे वो कलेक्टिव सोशल वांट को सेटिस्फाई कर सके। मॉडर्न डेज में पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो ग्रेट डील तक एक्सटेंड हो चुका है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि इसका एक बहुत पॉजिटिव रोल है इकोनॉमिक गोल्स को सेटिस्फाई करने में और इकोनॉमी को डिफाइन करने में कि गवर्नमेंट कैसे स्पेंडिंग करती है, किस एरिया में स्पेंडिंग करती है, उससे डिपेंड करता है कि इकोनॉमी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, उस पर्टिकुलर सेक्टर की कैसे आगे जाएगी। ठीक है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, ये सब बातें। फिर पब्लिक फाइनेंस जो है उसको अपन क्लासीफाई कर सकते हैं कुछ हेड्स में, जैसे कि डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जो प्रमोट करता है और कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम गवर्नमेंट चलाती है जिसमें स्टार्टअप्स में पैसे दिए जाते हैं, जिसमें सिर्फ बहुत कम परसेंटेज अभी तक लोगों ने एनरोल किया है। फिर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो है जो डेवलपमेंट के लिए नहीं है, जो नीड्स के लिए है, जैसे कि हॉस्पिटल बनाना, जैसे कि रोड्स बनाना, रोड्स तो डेवलपमेंटल हो गया, जैसे कि सीवेजेस बनाना, ये डेवलपमेंटल नहीं है लेकिन ये खर्चा करना ज़रूरी है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तुरंत की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि कोई रोड टूट गई, कोई रोड के अंदर का पाइप टूट गया, हमारे यहाँ टूटते रहते हैं रोड के बीच के पाइप, तो हम उसे ठीक करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड जो है वो जो लॉन्ग टर्म जिससे बेनिफिट डिराइव करा जाएगा उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ब्रिज बनाया आपने, मुंबई नागपुर हाईवे बनाया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लंबे खर्चे जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स सेटिस्फाई करे जाएंगे, उसकी वांट्स को लॉन्ग टर्म सेटिस्फाई करा जाएगा लोगों की। फिर प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा है? जो बजटरी एलोकेशन के थ्रू जिस काम को किया जाता है, प्लान करके फिर धीरे धीरे कर जाता है, उसे कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो प्लान नहीं होता, जो ऑल ऑफ अ सडन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रेलवे में का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे लोगों को मुआवजा दिया जाता है, तो वो हो गया नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देन कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ता जाता है कंटिन्यूसली? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिफेंस का एक्सपेंडिचर हमको बढ़ाना है, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए माउंटिंग डेट, मतलब जो हमने लोन लिया है उस पर हमको सर्विस चार्ज, मतलब उसका इंटरेस्ट हमको पे करते जाना है। इन्फ्लेशन और प्राइस राइज हो रहा है, प्रोविजंस एंड सब्सिडीज अपन देते रहते हैं वो। फिर पब्लिक बजट जो है वो समराइज करता है एस्टिमेटेड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना रहेगा और एस्टिमेटेड गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना रहेगा अगले साल के लिए, उसे कहते हैं पब्लिक बजट। एक टूल होता है पब्लिक बजट जो हर साल निर्मला सीतारमण जी 2-3 सालों से ला रही है, हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर। अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट प्लान्स इज एक्सपेंडिचर एंड ट्राइज टू रेज रेवेन्यू। बजट में क्या रहता है कि उसके क्या क्या कहाँ से वो प्लान कर रही है एक्सपेंडिचर, और उस एक्सपेंडिचर से उसको कितना रेवेन्यू आने वाला है, वो दोनों चीज़ें बजट में लिखी रहती है। सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो है रेवेन्यू के, जैसे टैक्सेस, फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट, वो सब उसमें लिखे रहते हैं। गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसके रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑन द फॉलोइंग हेड्स, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर में खर्चा होता है, डिफेंस में खर्चा होता है, लोगों की सैलरी में खर्चा होता है, अलग अलग सोशल बिल्डिंग में खर्चा होता है, अलग अलग हेड्स के अकॉर्डिंग एलोकेशन किया जाता है। मेन फीचर क्या क्या रहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के? वो एक पहली बात तो एक स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट है, एस्टिमेटेड रिसीट है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, अगले साल में क्या क्या होने वाला है उसका, एक साल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इट इज़ प्लान्ड इन अकॉर्डेंस विद द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। प्लान्ड इन जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग उसे बनाया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले उसे एक रिलेवेंट अथॉरिटी से अप्रूव कराने की ज़रूरत होती है, दैट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के केस में। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक बजट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक बजट क्या है? रैपिड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को की पेस को तेज़ करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, और मैनेज करने के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेज जैसे कि रेलवे, इरिगेशन एक्सेट्रा। अब टाइप्स ऑफ पब्लिक बजट कौन कौन से होते हैं? बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट कौन सा बजट होता है जिसमें रिसीट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट कौन सा रहता है? जब रिसीट इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट बजट कौन सा रहता है? जब रिसीट इज लेस देन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो अब जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको किस टाइप का बजट रखना चाहिए? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन्हें डेफिसिट बजट रखना चाहिए, मतलब जितना उनके पास पैसा है उससे थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना चाहिए ताकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो, ताकि उनमें क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा हो, उनकी इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। और जो उन्होंने लोन किया वो ऑफकोर्स रीपे करे, एक लिमिट में उस लोन को लें।
लेकिन उन्हें डेफिसिट बजट रखना चाहिए ताकि वो रिसेशन से बाहर आ सकें या फिर प्रोग्रेशन पे रहें, इकोनॉमी बढ़ती रहे। ओके, डन, वे डन डन डन। सो अब अपन क्या करेंगे, अपन अभी इस पूरे को जो हमने अभी समझाया उसे एक बार बहुत अच्छी स्पीड में रीड करेंगे और फिर हम समरी नोट्स को एक बार रीड करेंगे एंड देन विल बी डन विद दिस टॉपिक। जिन लोगों ने सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे आए थे, आपका काम हो चुका है, आप जा सकते हैं। अब जिनका एग्जाम है वो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। Public finance deals with the financial activities of the government. In public finance, we study the complex economic problems that center around the economic and expenditure process of the government. Public finance is the study of finance related to a government authority, that is, study of expenditure, taxation, deficit, borrowings, etc. of a government in order to maintain its regular activities. How the government raises its revenue through various activities to meet its ever rising expenditure on different developmental activities of the society are the main concern of public finance. Public finance as a branch of economics studies the nature and principles of revenue and expenditure of public authorities and tries to achieve the desirable effects. Public finance is an art as well as a science. In the same way, it is positive as well as normative in nature. Public revenue, the study of public revenue concentrates on the methods of raising revenue, various principles of taxation and their problems. It also studies the categorization of two main sources of public revenue into tax income and non-tax income. Non-tax income includes fees and penalties, interest income from lending money by the government, rent and income from the government properties, etc. Public expenditure, government spends money on providing social security, building infrastructure, healthcare, education, etc. for the betterment of the society. The principles and problems relating to public expenditure and the objectives of classification of public expenditure, effects of expenditure in different sectors of the economy, etc. are the important subject matter of this part of public finance. मतलब इन सबको स्टडी करके जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, इन सबको इनकॉर्पोरेट करके। Public debt, the study of public debt includes the sources of borrowing, the problem of raising loans, the burden of public debt, the importance of public debt, its effect on the economy, etc. ठीक है, इन सब चीज़ों को पब्लिक डेट कहा जाता है। Financial administration. Financial administration deals with the problems of administration and organization and administration of the financial mechanism of the public authority. It is responsible for performing different activities of the government. जो लोग असल में काम करते हैं उससे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लोग फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं और उसकी सारी प्रॉब्लम्स, उनके ऑर्गेनाइजेशन का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी प्रॉब्लम्स है, उनका जो भी मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, stability in price, economic stability, even distribution of resources, proper allocation of resources, balanced development and export promotion, etc. Then tax is an involuntary but compulsory levy imposed by the government on individuals or corporations of a country in order to finance government's activities. One can refuse to pay tax. Taxes are collected by the government for providing social benefits to a taxpayer as a whole. That is, they are used for common benefits, but the government is not liable directly to provide any specific benefits to any individual taxpayer. Fees is also a compulsory payment made by a person, but it is different from tax. After paying fees, the person will receive a particular service or benefit from the government. Almost every country in the world levies taxes as the largest source of revenue in order to meet its public expenditure. Direct taxes are directly paid to the government by a taxpayer. Direct taxes cannot be shifted from one taxpayer to another. There is direct contact between taxpayer and tax imposing authority. The tax rate in case of progressive tax increases as the amount of income or any other tax base, that example wealth increases. The rate of tax is in case of proportional tax remains the same even if the income or any other tax base, that is wealth, increases or decreases. Regressive tax rate decreases along with the increase in income of the individual. Regressive tax rate इंडिया में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। Indirect taxes are indirectly paid to the government and they are applied on production or sale of goods and services. The burden of indirect taxes can be shifted from one taxpayer to another. A specific tax on a commodity is the amount of tax levied on each unit of the commodity. Ad valorem tax is the amount of tax levied on the value of the commodity. Taxation helps in mobilizing resources, reducing income inequalities, allocating resources properly, controlling inflation, etc. However, the scope of direct tax is limited. The expenses that a government, central, state or local, incurs for the maintenance of the economy as a whole is the public expenditure. This expenditure made by the public authorities is to satisfy collective social wants. In modern days, the role of public expenditure has been extending to a great extent. Modern economists believe that public expenditure has a positive role to play
to achieve certain definite economic goals. Variations in public expenditure helps in maintaining economic stability in the economy. Further, it ensures economic growth and also promotes employment opportunities. Public finance may be classified into the following heads: developmental and non-development expenditure, revenue expenditure and capital expenditure, plan expenditure and non-plan expenditure. Causes of increasing public expenditure: population growth, rapid urbanization, defense expenditure, welfare state, economic growth and development, mounting debt, service charges, inflation or price rise, provisions or subsidies. Public budget is the annual financial budget that summarizes the estimated government expenditure and expected government receipt for the next financial year. In the budget, the government plans its expenditure, then tries to raise revenue to meet the projected expenditure. The important sources of government revenue are taxes, fees, fines, interest earned, etc. Thus, the government spends its revenue on the following heads: law and order, defense, salaries, etc. Main features of public budget: they are statements of estimates. Public budget is a statement of estimate of receipts and expenditure of the government. The estimates of budget pertains to one financial year. Receipts and expenditure are planned in accordance with the aims and objectives of the government. Before implementation of budget, it is required to be approved by the relevant authority. Objectives of public budget: rapid and balanced economic growth, reduction of unemployment and eradication of poverty, equal distribution of income so that income inequality can be minimized, optimal allocation of resources in order to achieve social and economic benefits, to bring stability in economic variables, to finance and manage public enterprises like railways, irrigation, power houses, etc. Then types of budget. बजट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के. बैलेंस बजट: estimated government receipts are equal to estimated government expenditure. Surplus budget: estimated government receipts are greater than the estimated government expenditure. Deficit budget: estimated government receipts are less than the estimated government expenditure. Democratic countries of modern days mostly adopt deficit budget in order to perform more welfare activities for the people. J.M. Keynes had advocated for deficit budget as a remedy to come out of recession. ठीक है, हमें सब समझ में आ गया है. अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम समरी में जाएंगे और समरी को रिवाइज करेंगे. ओके, एक हमने छोटा सा PDF आपके लिए बनाया है. इसे सिर्फ एक बार हमें रीड करना है, सिंपल. अभी तो हमें समझ में आ गया और जो हमने जहाँ से पढ़ा है उसके नोट्स हमने रिवाइज कर लिए. अब हमें एग्जाम में एग्जैक्टली क्या वर्ड्स लिखने हैं वो हमें पढ़ना है. ठीक है, चैप्टर 4 पब्लिक फाइनेंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस पे बना है. पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फाइनेंस रिलेटिंग टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, दैट इज द स्टडी ऑफ एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, डेफिसिट, बोरोइंग एक्सेट्रा ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़. देन डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या रहती है? 2 लोगों ने दी है. एक एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी है और एक प्रोफेसर बेस्टेबल ने दी है. एडम स्मिथ के हिसाब से क्या है पब्लिक फाइनेंस? इट इज़ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. जो प्रिंसिपल्स और नेचर स्टेट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का है उसे कहते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन करने को कहेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर. फिर प्रोफेसर बेस्टेबल ने कहा है पब्लिक फाइनेंस अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट, बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेट टू द स्टेट्स फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल. हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम से डील करेंगे पब्लिक अथॉरिटीज़ के. ये दोनों डील करते हैं स्टेट के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट के कंट्रोल के. स्टेट कंट्रोल से डील करते हैं. जो चीज़ें होती हैं, जो एक्सपेंडिचर और इनकम स्टेट मतलब गवर्नमेंट का से डील करते हैं. और ये दोनों ही क्यों करे जाते हैं? स्टेट के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट के फाइनेंशियल कंट्रोल को रेगुलेट करने के लिए करे जाते हैं. उसे पब्लिक फाइनेंस कहते हैं. नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस कैसा रहता है? इट इज़ अ साइंस एंड एन आर्ट. पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस है. नॉर्मेटिव का मतलब मैंने देखा है बिहेवियर के बेसिस पर, डिराइव्ड आउट ऑफ बिहेवियर. स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस वो क्या होता है? पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. किसके लिए होता है पब्लिक रेवेन्यू? इसमें क्या क्या रहता है पब्लिक फाइनेंस में? पब्लिक रेवेन्यू, कहाँ से रेवेन्यू आएगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर, कहाँ का खर्चा करेंगे? पब्लिक डेट, किस सोर्स से अपन लोन लेंगे, किस रेट पे लेंगे? और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के जो पैसा आपके पास है उसको किस तरह एडमिनिस्टर करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और कौन असल में वो चीज़ करेगा. देन इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या क्या है? स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी इन प्राइस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बैलेंस डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन. ये सारी चीज़ें वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. मीनिंग, टाइप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स. अपने एक तौसीक साहब हैं, उन्होंने ही इज़ अ वेरी प्रोफाउंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट. उन्होंने कहा है टैक्स क्या होता है? द एसेंस ऑफ टैक्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर चार्जेस बाय द गवर्नमेंट इज द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्ट क्विड प्रो क्यो बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी. क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग इन रिटर्न. कोई डायरेक्ट क्विड प्रो क्यो नहीं है एक पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट और जो टैक्स पेयर है उसके बीच में, और आप गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो, उस सिचुएशन में उसे कहते हैं टैक्स.
वेरस जो फीस रहती है वो भी कंपलसरी पेमेंट रहती है, लेकिन वो टैक्स से अलग रहती है। यहाँ पे क्विड प्रो क्यो रहता है, द पर्सन विल रिसीव अ पर्टिकुलर सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो बंदा पैसे दे रहा है, जो फीस दे रहा है, उसे डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है गवर्नमेंट से। क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, प्रोग्रेसिव टैक्सेस। इन इंडिया इनकम इज इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, ये स्पेलिंग गलत हो गया, सो सॉरी। इनकम टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट और प्रोग्रेसिव है। अ हाई इनकम पर्सन नॉट ओनली पेज हाई अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट टैक्स बट ही पेज अ हायर रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, जितनी इनकम बढ़ती है उतना ज़्यादा टैक्स बढ़ता है। प्रोपोर्शनल टैक्स, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स is that it remains same even if the income of a person is changing, that is absolute amount of tax will be changed along with change in tax base but the rate of tax will remain the same। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है टैक्स की वो चेंज होगी, लेकिन जो रेट ऑफ टैक्स है वो सेम रहेगा। कितनी भी इनकम बढ़े, कितनी भी कम हो, रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स द सेम। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ज़्यादा रेट उतना लगेगा। 100 रुपये पे 10% लग रहा था, अब 1000 रुपये पे 10% लगेगा, टैक्स बढ़ेगा लेकिन रेट सेम रहेगा प्रोपोर्शनल टैक्स में। फिर रेग्रेसिव टैक्स, रेग्रेसिव टैक्स कौन सा रहता है, जो रेट ऑफ टैक्स होता है डिक्रीज करता है अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। हेंस अंडर रेग्रेसिव टैक्स सिस्टम्स द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स मोर ऑन द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दस रेग्रेसिव टैक्स की वजह से जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बढ़ती है, मतलब जितनी इनकम बढ़ेगी उतना कम टैक्स लगेगा, उसे कहते हैं रेग्रेसिव टैक्स। और जितनी इनकम ज़्यादा रहेगी उतनी टैक्स कम लगेगा। तो जो पूरा सेक्शन, जिनके पास पैसे कम हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, और जो जिनके पास पैसे हैं उन पे कम टैक्स लगेगा। ऐसा इंडिया में नहीं होता है, डायरेक्टली तो नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक स्पेसिफिक टैक्स होता है। स्पेसिफिक टैक्स वो होता है जो अमाउंट पे नहीं लगता है, जो यूनिट्स पे लगता है। चेंज इन द वॉल्यूम, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई उसके ऊपर टैक्स लगता है। और एड वॉल्यूम टैक्स कौन सा रहता है, जो लगता है वैल्यू पे ऑफ द कमोडिटी पे। दिस टाइप ऑफ टैक्स इज मोर प्रोग्रेसिव इन नेचर। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेस कौन कौन से रहते हैं, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, दिस इज अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, दिस हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, एलोकेटिंग रिसोर्सेज प्रॉपर्ली, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। हाउएवर द स्कोप ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज वेरी लिमिटेड। इन चीज़ों के लिए अपन टैक्सेस को देखते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर, मीनिंग की भी स्पेलिंग गलत है, आकाश तेरे को फायर कर दूंगा मैं। मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, मीनिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इसका मीनिंग अपन देख चुके हैं अभी। कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्यों पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रो कर रहा है, बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, डिफेंस एक्सपेंडिचर, वेलफेयर स्टेट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माउंटिंग डेट सर्विस चार्जेस, इन्फ्लेशन और प्राइस राइज एंड प्रोविजंस और सब्सिडीज की वजह से। पब्लिक डेट, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। सोर्सेज ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू सेक्शंस। कौन कौन से, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंपॉर्टेंस और नेसेसिटीज ऑफ पब्लिक डेट during the period of depression, meeting unprecedented expenditure, development finance, वॉर पीरियड के टाइम पे, और कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। वॉर टाइम पे सारी रिसोर्सेज वॉर पे डाल दी जाती हैं और बाकी कोई एलोकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, इसलिए ये वॉर यहाँ पे लिखा है। बाकी सब सिंपल है। कोई अगर अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंस हो गए तो उसको मीट करने के लिए, डिप्रेशन अगर है इकोनॉमी में तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको पब्लिक डेट बढ़ानी पड़ती है ताकि सप्लाई जो है पैसे की वो कम हो जाए इकोनॉमी में, ठीक है। पब्लिक डेट, पब्लिक बजट, मीनिंग एंड टाइप। अ पब्लिक बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेज द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रिसीट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मेन फीचर्स ऑफ पब्लिक बजट क्या रहता है, द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए रहता है। दिस इज प्लान्ड इन अकॉर्डेंस विद द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द रेलेवेंट अथॉरिटी। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक बजट क्या रहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, reduction in unemployment, eradication of poverty, equal distribution of income so that the income inequality can be minimized, optimal allocation of resources, bringing stability in economic variables and finance and manage the public enterprises जैसे कि रेलवे, इरीगेशंस, पावर हाउसेज, उसको किस तरह फाइनेंस करेंगे और मैनेज कर पाएंगे, वो होता है ऑब्जेक्टिव्स पब्लिक बजट के। पब्लिक बजट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, 3 टाइप के बजट होते हैं पब्लिक फाइनेंस में, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट्स। बैलेंस बजट जब रिसीट, एस्टिमेटेड रिसीट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, सरप्लस बजट जब एस्टिमेटेड रिसीट इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट बजट जब एस्टिमेटेड रिसीट आर लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, उसे कहते हैं डेफिसिट। डेवलपिंग कंट्रीज को डेफिसिट बजट रखना चाहिए ताकि उनकी इकोनॉमी डेवलप करती रहे। ओके, दिस वॉज इट। आपको ये नोट्स या जो पहले वाले नोट्स हमने पढ़े वो आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में हमें बोल दीजिए, हम आपको लिंक तुरंत भेज देंगे। देयर इज़ नो सच थिंग, अभी हम कमेंट्स में उसे लिंक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा गूगल ड्राइव अभी फुल है, खाली करेंगे, उस वी आर वर्किंग ऑन इट बेसिकली। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें बस मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स तुरंत 5 मिनट में मिल जाएंगे, व्हाट्सअप या ईमेल आपको कर दिए जाएंगे। ओके,
दिस वॉज MDM क्लासेस, वी आर डन विद द कॉलेज सीरीज़। अब हम सीधा CA की सीरीज़ में मिलने वाले हैं। दिस वॉज अ वेरी स्पेशल लेक्चर, हमने पूरा फॉर्मेट चेंज किया है और हमारा एक लेक्चर हम अपलोड नहीं कर पाए, पर बुरा लगा, पर ठीक है, वी गॉट अ न्यू फॉर्मेट, कुछ तो सीखा हमने। सो दैट वॉज इट, थैंक यू। 4 कदम बस।